मेरा मेरा ये कहना है कि अभी चंद दिन पहले अतीक और उनके भाई की जो हत्या हुई है, तो उसमें 3 अपराधी थे, तीनों के हाथ में तमंचा था। तो अगर समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में तमंचे सरकार फराहम करती थी, तो बीजेपी की सरकार में इन तीनों को तमंचा किसने फराहम किया? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि ये तमंचा हमने फराहम किया? और वो भी असला कोई साधारण असला नहीं था, सब गैर मुल्की असला था, किसी असले की कीमत 8 लाख 9 लाख से कम नहीं थी। तो अब जनता को तय करना है कि उन्हें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए, या धार्मिक उन्माद भड़काने वाला व्यक्ति चाहिए। आबिद तो एक मोहरा है, डमी कैंडिडेट है, मोहरा है। आबिद अभी समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ कौन कौन लोग खेल खेल रहे हैं। अपराधी मैं उनको मानता हूँ जिन्होंने गलत सूचनाएं फराहम की, जिन्होंने उनको यकीन दिलाया कि अरशद जमाल ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आबिद अख्तर ये चुनाव को जीतेंगे। कि अगर मुझसे ज़्यादा विजय राजभर लड़ जाए चेयरमैन, नहीं मुझसे ज़्यादा अगर हिंदू का वोट पा जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा, आज भी कह रहा हूँ। तो ये तो खेला है, हमने तो एक बार खेला जिंदगी में किया है, अब वो तो बार बार खेला करते हैं। अच्छा, और हमारे साथ कुछ लोगों ने खेला किया, तब हमने भी खेला किया। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरा रसूख इतना होता तो मुझे को नहीं टिकट मिल गया होता। मेरी अगर रसूख इतना होता, मेरी बात इतनी सुनी जाती, तो फिर मेरा ही टिकट फाइनल हो जाता। भाजपा वाले खुद को इतना कमजोर समझ रहे हैं कि आबिद के बराबरी की बात कर रहे हैं, तो अब तो मैं इतना कमजोर भाजपा को नहीं समझता। हालांकि भाजपा कमजोर हुई है, तो मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने की शक्ति खुद में नहीं पाता। बहुत साफ समझ लीजिए आप, चाहे मेरी बात किसी को अच्छी लगे, खराब लगे, मेरा राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन फैक्ट ये है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ या अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने की शक्ति मैं खुद में नहीं पाता। आज मऊ में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मुख्यमंत्री आ गए, और दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी के लिए जो है सारे सपा नेता जो है अल्ताफ अंसारी, तैयब पार्टी सब उनके साथ आ गए। अकेले कैसे सबका सामना आप करेंगे? अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जैसे माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहाँ जो डेरा डाले हुए हैं, ये तो बात समझ में आ रही कि उनका क्षेत्र है और उनका आवास भी नगर पालिका में आ गया है, तो उनको प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ रही थी बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे एक नगर पालिका के छोटे से चुनाव के लिए, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है और बड़ी हैरत हो रही है। लेकिन आप उनके पूरे भाषण को ध्यान से सुनिएगा, तो कहीं से भी उन्होंने इस तरह का कोई बहुत संकेत देने का प्रयास नहीं किया है। ऐसा लगता है कि वो खाना पूरी करके वो चले गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि नहीं लगता, ये आप समझिए। ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की बात चल रही है। हाँ, उनका कहना ये कि 2 जगह तो सरकार है ही है, नगर पालिका में भी सरकार बन जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए उसको कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार। क्या लगता है सरकार बन पाएगी? अब ये तो जनता को तय करना है, मुझे थोड़ी तय करना है। जनता अगर चाहेगी तो बन जाएगी, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगी। अगर हमारा काम, अब तो पूर्व चेयरमैन मैं ही हूँ अकेला, बाकी पूर्व चेयरमैन तो कोई है नहीं, हमको मौका मिला है काम करने का, तो हमारा काम लोगों के सामने है। तो अब जनता को तय करना है कि उन्हें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए, या धार्मिक उन्माद भड़काने वाला व्यक्ति चाहिए, या ना तजर्बेकार व्यक्ति चाहिए, तो जनता तय करेगी। आजमगढ़ तक से जो है समाजवादी पार्टी के नेता आकर के मऊ में प्रचार कर रहे हैं आबिद अख्तर के हाथों को मजबूत करने के लिए। अब उनको तो प्रचार करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो जिम्मेदारी ली है कि मैं जितवा कर ले आऊंगा। आबिद तो एक मोहरा है, डमी कैंडिडेट है, मोहरा है। आबिद अभी समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ कौन कौन लोग खेल खेल रहे हैं। आबिद के साथ तो खेल खेल दिया गया। और वो जो जिन मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, वो आजमगढ़ में कुछ दिन पहले अभी जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, तो उनकी बहू चुनाव लड़ी थी, उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो अपनी वहाँ तो चुनाव में कामयाबी दिला नहीं पाए, तो अब मऊ में आके वो कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में बेमतलब का इंतशार पैदा कर दिया और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने समाजवादी पार्टी को। मुख्यमंत्री महोदय का एक वक्तव्य है कि समाजवादी पार्टी में सपा बसपा सरकार में युवाओं को तमंचा थमाया गया था सरकारों द्वारा। तो मेरा ये कहना है कि अभी चंद दिन पहले अतीक और उनके भाई की जो हत्या हुई है, तो उसमें 3 अपराधी थे, तीनों के हाथ में तमंचा था। तो अगर समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में तमंचे सरकार फराहम करती थी, तो बीजेपी की सरकार में इन तीनों को तमंचा किसने फराहम किया? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि ये तमंचा हमने फराहम किया? क्या कहना चाहते हैं आखिर? ये तो बड़ा अजीब सी बात तो कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार में सरकार फराहम करती थी तमंचे अपराधियों को, तो आपकी सरकार में जो अपराध हुआ है अभी दिन दहाड़े,
पुलिस की कस्टडी में 2 लोगों को मारा गया, तो उसमें असलहा किसने फराहम किया? और वो भी असलहा कोई साधारण असलहा नहीं था, सब गैर मुल्की असलहा था, किसी असलहे की कीमत 8 लाख 9 लाख से कम नहीं थी। अच्छा, आप दल बदलू करते थे और आज आपको दल बदलू के नाम से जाना जा रहा है। भाई देखिए, मैं तो पहली मर्तबा जिंदगी में दल बदला हूँ, और वो भी बदलने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि मेरे अस्तित्व, मेरे वजूद ही का खतरा हो गया था कि मैं राजनीति में रहूंगा या राजनीति से बाहर चला जाऊंगा। मेरे साथ खेल खेला गया, तो अब मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था कि मैं ये साबित कर सकूं कि मेरा भी वजूद है। तो फिर ये मुझे कदम, आखिर टाइम में मुझे कदम उठाना पड़ा। मैं तो 23 तारीख की शाम तक कार्यालय पर इंतजार करता रहा कि शायद अब बुलावा आ जाए, बुलावा आ जाए, मगर मुझे टाला जाता रहा, बुलावा नहीं आया। जब समय समाप्त हो गया तब मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और मुझे बहुत सम्मानजनक तरीके से टिकट दिया गया, और अब मैं बहुजन समाज पार्टी का एक वफादार सिपाही हूँ। मैं चूँकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ या आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उस परिवार से मुझे बहुत स्नेह है और यकीनन मुझे उस परिवार ने बहुत कुछ दिया भी है, तो मैं उनका शिकायत नहीं करूँगा। लेकिन उन तक गलत सूचनाएँ पहुँचाई गई, अपराधी मैं उनको मानता हूँ जिन्होंने गलत सूचनाएं फराहम की, जिन्होंने उनको यकीन दिलाया कि अरशद जमाल ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आबिद अख्तर ये चुनाव को जीतेंगे। आखिर आबिद अख्तर को इन लोगों ने कैंडिडेट बनवाया तो किसके इशारे पे बनवाया? ये किसी न किसी बड़ी ताकत से मिले हुए लोग हैं, और उसी ताकत के इशारे पर इन लोगों ने आबिद अख्तर को कैंडिडेट बनवाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कान में ये बात डाली और उनको यकीन दिलाया। अब मुझे साबित करना है कि कौन मजबूत है, ये सही थे या मैं सही था। पार्टी में इतनी दफा आपको मौका दिया, एक बार टिकट नहीं मिला तो आपने पार्टी का साथ छोड़ दिया? नहीं, टिकट तो बहुत बार नहीं मिला। 2006 में मुझको टिकट सिंबल मिल के, इसी चेयरमैनी का टिकट, आपको याद होगा कि 2006 में मुझे चेयरमैनी का सिंबल मिला था, फिर मेरा टिकट काट के तैयब पालकी को दे दिया गया और मैंने तैयब पालकी की मदद की, सबसे ज्यादा वोट मेरे बूथ पे तैयब पालकी को मिला था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहली मरतबा हुआ है? ऐसे ही ठीक 2006 में मुझको टिकट पहले दिया पार्टी ने, और फिर पार्टी ने मेरा टिकट काटा और इन्हीं तैयब पालकी को दिया, और तो ये पालकी के साथ हम लोग चले। विधानसभा का टिकट मैंने कई बार मांगा, नहीं मिला, कभी नहीं एतराज किया मैंने। ऐसा नहीं है भाई, आज भी अगर ये डमी कैंडिडेट न देते, किसी को देते, तो मैं आज भी पार्टी नहीं छोड़ता। पार्टी छोड़ के बहुत कष्ट है भाई, उस पार्टी से हमारा दिली लगाव है, खून का रिश्ता है, समझिए कि उस पार्टी से हमारा। आबिद अख्तर तो कह रहे हैं कि अरशद जमाल जो है बीजेपी के डमी कैंडिडेट हैं और वो 25-30 हजार से ज्यादा वोट जो है कभी पाए नहीं, जीते हो या हारे हो। इतना ही वोट दोनों का आंकड़ा 25 से 30 हजार। मतलब 30,000 क्या मानते हैं? मैं निर्दल लड़ा तो भी 30,000 मिला था। 2012 में तो सिंबल नहीं था, निर्दल लड़े तो भी 30,000 मिला। फिर 2017 में सिंबल पे लड़े तो भी 30,000 मिला। 2000 में सिंबल पे लड़े थे तो हमको 37,000 वोट मिला था। तो उनकी बात में तो कोई दम ही नहीं है, बेकार की बात है सब। अच्छा, एक चीज, विजय राजभर, पूर्व विधायक विजय राजभर का एक लेटर वायरल हुआ था जो सीमा विस्तार के लिए था, और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था मऊ नगर पालिका को मुस्लिम मुक्त कराना उद्देश्य था। तो अपने एक उद्देश्य में तो कामयाब हो गए सीमा विस्तार करा करके, तो क्या लगता है कि इनका दूसरा जो उद्देश्य है मुस्लिम मुक्त कराना, इसमें कहां तक कामयाबी उनको मिल सकती है? देखिए, ये चुनाव बहुत कुछ संकेत देगा फ्यूचर के लिए, और मैं एक मुसलमान हूं और हिंदू कैंडिडेट भी कई एक हैं, और हिंदू कितनी बड़ी संख्या में हिंदू छोड़ के कैंडिडेट मुसलमान को वोट देने जा रहे हैं, ये साबित करेगा कि हिंदू और मुस्लिम की गणित जो करेगा वो फेल हो जाएगा। कामयाब यही होगा जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अगड़े पिछड़े सबका सम्मान करेगा और सबको जो लेके चलेगा, सबके लिए जो फिक्र करेगा, वही कामयाब होगा। ये चुनाव इस बात को साबित करेगा। कम्युनल आधार पे अगर आप चाहते हैं कि कोई चुनाव जीत लें तो ये संभव नहीं है। यहाँ की जनता सब जानती है, और जितना चाहे वो उन्माद भड़का लें हिंदू मुस्लिम का। लेकिन मैंने एक बात कही थी उस वक्त इंटरव्यू में कि अगर मुझसे ज़्यादा विजय राजभर लड़ जाए चेयरमैनी, मुझसे ज़्यादा अगर हिंदू का वोट पा जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी का वोट हिंदू इलाके में गिनवा लीजिएगा, और हिंदू इलाके में अरशद जमाल का वोट भी गिनवा लीजिएगा। अगर बीजेपी से ज़्यादा अरशद जमाल को हिंदू का वोट नहीं मिला तो फिर आप हमसे आज सवाल करिएगा। अच्छा, आबिद अख्तर साहब के साथ एक चीज हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी जिन्होंने किया था, प्रत्याशी जिन्होंने उम्मीदवारी किया था और चुनाव नहीं लड़े जिस भी वजह से, लगभग वो सभी चेहरे आबिद अख्तर साहब के साथ घूम रहे हैं। चाहे जमाल अख्तर साहब, जमाल अरफन साहब हो गए, या अजहर फैजी साहब हो गए, शाहिद लारी हो गए,
तैयब पालकी साहब हो गए, इस तरीके से और भी छोटे बड़े चेहरे हैं, वो सभी चेहरे आबिद अख्तर के साथ हैं। क्या वजह है कि आपका साथ छोड़ दिए हैं? अब इसकी वजह तो वही लोग बताएंगे, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी से ही इन लोगों ने सिंबल मांगा था, टिकट मांगा था, तो अब समाजवादी पार्टी ने जिसको दिया उसके साथ हैं, अच्छी बात है। उसमें एक शाहिद हैं जो बसपा से सिंबल मांग रहे थे, तो बसपा से सिंबल तो ये पालकी भी मांग रहे थे। आप बताकर ये मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? हमारी बात पे यकीन न हो तो जाइए आप सांसद जी हैं सारी मंसारी, उनसे पूछिए कि बसपा को सिंबल मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे। 24 तारीख को जिस दिन आखिरी दिन पर्चा भरने का था, उस दिन के सुबह 10 बजे तक वो टिकट लेने में लगे हुए थे। जब मेरा सिंबल सबमिट हो गया तब वो जाके चुप हुए। तो ये तो खेला है, हमने तो एक बार खेला जिंदगी में किया है, वो तो बार बार खेला करते हैं। अच्छा, और हमारे साथ कुछ लोगों ने खेला किया, तब हमने भी खेला किया। तो ये पालकी को लेके आप लगातार खुल के ये बयान दे रहे हैं जब से आपका टिकट कटा है कि आपका टिकट काट के अगर तैयब पालकी को टिकट दे दिया जाता तो आप इसकी मुखालफत नहीं करते, पार्टी में रहते, पार्टी नहीं छोड़ते। लेकिन तैयब पालकी ने बयान दिया है कि आपके कहने पे ही तैयब पालकी का टिकट कटा, कि तैयब पालकी को टिकट, अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा तो तैयब पालकी को टिकट मिल जाए, भले किसी और को दे दे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरा रसूख इतना होता तो मुझे को नहीं टिकट मिल गया होता। मेरी अगर रसूख इतना होता, मेरी बात इतनी सुनी जाती, तो फिर मेरा ही टिकट फाइनल हो जाता। अभी तक क्या क्यों होता? अब भाई ये डंका पीटे कह क्यों रहा हूं कि तैयब को दिए होते तो कोई बात नहीं थी, डमी कैंडिडेट क्यों दिया? तो ये तो उल्टी बात है। भाजपा से आपकी लड़ाई है या नहीं है? देखिए लड़ाई तो देखिए 3 ही दल है ना, सपा, बसपा और भाजपा। सपा ने दे दिया डमी कैंडिडेट, तो अब ले दे कि भाजपा और बसपा बच गई, तो इन्हीं दोनों में लड़ाई होनी है। अब तय जनता को करना है कि किसको ले आना है। आप आबिद अख्तर को लड़ाई से बाहर बता रहे हैं, भाजपा से लड़ाई बता रहे हैं, और भाजपा प्रत्याशी आबिद अख्तर से अपनी लड़ाई बता रहे हैं और आबिद अख्तर भाजपा से लड़ाई बता रहे हैं। अब आबिद अख्तर को अपने मुकाबले में समझते हैं तो इतना कमजोर खुद को समझते हैं, तो मैं नहीं सोचता था। भाजपा वाले खुद को इतना कमजोर समझ रहे हैं कि आबिद के बराबरी की बात कर रहे हैं, तो अब तो मैं इतना कमजोर भाजपा को तो नहीं समझता। हालांकि भाजपा कमजोर हुई है, जो रिजर्वेशन का मामला आया, तो जो इतने दिनों के बाद पहली मरतबा सामान्य सीट हुई 35 साल बाद, और अब 35 साल फिर भी उसमें टिकट नहीं दिया गया, फिर अगलों को 35 साल इंतजार करना है। अब 35 साल बाद उनका नंबर आएगा, तो उसका काफी रिएक्शन है। लेकिन अब भाजपा के कैंडिडेट खुद को इतना कमजोर समझ रहे हैं कि वो आबिद से अपने को बराबरी कर रहे हैं, तो ये तो उनका सोचना है, मैं इतना कमजोर नहीं समझता। भाजपा के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी दलित हैं, और आप भी दलितों की वोट बैंक पे राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका भी तो वोट प्रभावित हो रहा होगा। दलितों का वोट तो उनकी तरफ भी जाएगा। एक दलित को ना दे के आप क्यों देंगे लोग वोट? क्या वजह है? देखिए उनकी एक पार्टी है ना, और एक विचारधारा है। आप इस बात को जानते हैं कि दलितों का वोट कभी दाहिने बाएं नहीं होता, वो हाथी देख के ही मिलता है। अब इनका दलितों के लिए, ये तो पहले बीएसपी में ही थे लंबे समय तक, और अभी चंद महीनों पहले या 1 आध साल पहले वो बीजेपी में आए हैं। तो बीजेपी में भी तो दलित थे। अगर बीजेपी के जो नेताओं में जो दलित चेहरा है, अगर उनको बीजेपी ने टिकट दिया होता तो शायद इतना रिएक्शन ना होता। लेकिन उन्होंने एक नए आए हुए चेहरे को दे दिया, किसके दबाव में? ये बात समझ से परे है। हमको सिर्फ दलितों का वोट तो मिल नहीं रहा है, हमको तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग का वोट न मिल रहा हो। और ये बात मैं कह रहा हूं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, और आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो तमाम यादव बस्ती में चले जाइए, चौहान बस्ती में चले जाइए, राजभर में चले जाइए, आप मौर्या बस्ती में चले जाइए, किसी भी बस्ती में चले जाइए, ठाकुर बस्ती में चले जाइए, पंडित में जाइए, आप भुइयारों के वहाँ चले जाइए, किसी लोगों से भी पूछिए, किसी भी वर्ग में अगर मेरे मानने वाले न हो, मुझे वोट देने वाले न हो, तो आप फिर मुझसे बात करिए। अच्छा, पार्टी छोड़ने के बाद भी आप सपा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद घर वापसी का इरादा है क्या? नहीं, घर वापसी का एक बात देखिए, मैं बहुत साफ कह दूं कि मैं दल बदलने वाला आदमी नहीं हूं। 37 साल के बाद मैंने दल बदला है, तो अब जो भी मेरा राजनीतिक जीवन है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कटेगा। जब 23 तारीख की शाम को 6 बजे तक तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे, मेरे रास्ते में सिर्फ अंधेरा था, उजाले की एक किरण भी कहीं नहीं थी, तब उजाले की किरण बनकर बहन मायावती जी आई और मुझे रोशनी दिखाया, मुझे हौसला दिया, तो मैं उनके एहसान को कैसे भूल जाऊंगा। अब तो जो भी जिंदगी बची है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और मुस्लिम और दलित के गठजोड़ को मजबूत करेंगे और दूसरे लोगों को जोड़ के उस पार्टी को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे।
बाकी रह गई आपका सवाल कि आप सपा के खिलाफ नहीं बोलते, तो मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने की शक्ति खुद में नहीं पाता। बहुत साफ समझ लीजिए आप, चाहे मेरी बात किसी को अच्छी लगे, खराब लगे, मेरा राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन फैक्ट ये है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ या अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने की शक्ति मैं खुद में नहीं पाता, क्योंकि उस परिवार ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं एहसान फरामोश आदमी नहीं हूँ। और अगला सवाल आप ये कर सकते हैं तो पार्टी क्यों छोड़ा? पार्टी मेरे स्वाभिमान का मसला आ गया था, मेरे सम्मान का मसला आ गया था, और स्वाभिमान, सम्मान और मर्यादा का जहाँ मसला होगा वहाँ कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है, और अपने स्वाभिमान के लिए कभी कभी अपने लोगों से भी लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई वही है। एक आखिरी और खास सवाल, जहां पर पूरे प्रदेश में बहुजन का तमाम सीटें खत्म हो गई थी, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ऐसे हालात में जहां बहुजन का सारा बेस वोट भी खत्म हो गया, आपने बहुजन पर भरोसा किया? नहीं, बहुजन पे मैंने भरोसा किया, बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर भी तो भरोसा किया भाई। आखिरी समय तक उन्होंने मुझे आखिरी समय में टिकट दिया। वो चाहते तो किसी और को टिकट दे सकते थे ना, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आखिरी समय में मुझे टिकट दिया, तो इसका मतलब कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और मैं तो उन पर भरोसा करके गया ही हूँ। मैं तो नहीं जानता था कि बहन मायावती जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं उल्टी सीधी, लेकिन मैं तो उनसे मिला हूँ, तो मेरी 20-25 मिनट तक उनसे बात हुई, और जितना शालीन स्वभाव और जितने बेहतर अंदाज में उन्होंने बात किया कि मेरा तो दिल जीत लिया उन्होंने। उनके बारे में तो बहुत बातें हम लोग सुनते थे, उनसे कभी मिलने का मौका मिला नहीं था, पहली बार मिले और अकेले मिले, और बहुत ही खुशगवार माहौल में बात की, तो मैं तो प्रभावित होकर उनसे लौटा हूँ, उनकी शख्सियत से।